सभी को सादर नमस्कार। देवियों और सज्जनों, जय मधुसूदन। जय श्री कृष्ण फाउंडेशन की ओर से हम लोगों ने एक पहल शुरू की थी, पर्यावरण पंचायत, जो अभी चल रहा है पिछले कई महीनों से। छोटे छोटे ग्रुप में अलग अलग घरों में जाके अलग अलग संस्थाओं के साथ हमारे जो कार्यकर्ता हैं बातचीत करते हैं। और मोहाली से शुरू हुआ था, जैन स्थानक से, और मोहाली चंडीगढ़ होते हुए पंचकुला होते हुए आज हम खुद पर्यावरण सेवक प्रभुनाथ शाही पहुंचे हैं पिंजौर में। और पिंजौर में हम आज सरोज सुमन जी के घर पे बैठे हैं। और यहाँ पे ऐसे ही अगल बगल के काफी सारे लोग आगे, जिसमें युवा भी हैं, मातृशक्ति भी हैं, कुछ छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे भी हैं। तो पर्यावरण पंचायत का मकसद यह था कि कोई बहुत बड़ा आयोजन और ऐसा कुछ नहीं था। लोगों से आपस में बात करें, छोटे छोटे काम हम कर लें, जैसे इस पानी को ही बचा लें, अपने खाने पीने चीजों में शुद्धता रख लें, प्लास्टिक को अपने घर से दूर कर दें। तो इन सारी चीजों के साथ हम एक पहल करें तो हम बहुत कुछ पर्यावरण के लिए कर सकते हैं। बार बार मैं अपने लेक्चर के दौरान, वार्ता के दौरान बताता हूं कि पर्यावरण के लिए कोई एक दिन में मैजिक या जादू नहीं हो सकता है। और कोई आप सोचते हैं कि बहुत बड़ा मैं एक ही दिन में काम कर दूंगा, तो सोचते रहते मैं करूंगा नहीं। छोटे छोटे अगर आप प्रयास करेंगे तो उससे हम अपने पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। और पर्यावरण की रक्षा करना मतलब खुद हम अपने आप की रक्षा करते हैं, अपने इन आने वाली पीढ़ियों की रक्षा करते हैं, अपने भविष्य की रक्षा करते हैं। तो आज इसी पर्यावरण पंचायत में हम बात करेंगे। हमारे साथ विवेक जी हैं। और विवेक जी एक ऐसे समाज से आते हैं, उस समाज ने पेड़ पौधों के लिए बहुत काम किया है। हम लोग जब पेड़ों की बात करते हैं, पौधों की बात करते हैं, तो उसमें माता अमृता जी को नमन किए बिना मेरा दिल रुकता नहीं है। मेरे हाथ अपने आप माँ अमृता जी के लिए आगे आ जाते हैं। आपको पता होना चाहिए, राजस्थान में आज से कई 100 साल पहले 17 के ईयर में एक केजरी कला गांव में उनके नेतृत्व में पेड़ बचाने के लिए 360 से 360 से भी ज्यादा 363-65 जाने लोगों ने अपनी गंवा दी। तो अगर उस समाज से आते हैं, बिश्नोई समाज से आते हैं, तो मैं चाहूंगा कि विवेक जी आप इस पर्यावरण पंचायत में क्या संदेश देना चाहेंगे? नमस्कार जी, मैं विवेक सर्वप्रथम आप सभी का जो हमारी ये पर्यावरण पंचायत है इसमें स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ श्रीमान प्रभुनाथ शाही जी का। इन्होंने इस अवसर पर मुझे कुछ अपनी बातें रखने का एक अवसर प्राप्त किया। तो जैसा कि भाई साहब ने अपनी शुरुआत में कहा था कि हमारा जो कार्य है वो पर्यावरण को लेकर है। जल बचाने के लिए आपने बात कही कि हम जल बचाने की बात कर सकते हैं, वायु की शुद्धि की बात कर सकते हैं, ध्वनि प्रदूषण के लिए भी हम कई उपाय कर सकते हैं। तो भाई साहब ने मेरा परिचय दिया। मेरा जो समाज है, हालांकि हमें समाज में नहीं बटना है, क्योंकि समाज में बटने के साथ साथ क्या होता है कि हम अपनी जो असल एकता है उसको खत्म कर देते हैं। लेकिन फिर भी अपने समाज पे हमें गौरवान्वित भी होना चाहिए। और हमारे समाज में एक ऐसी घटना घटी थी 1730 में, जब माता अमृता देवी ने खिजड़ी गांव में अपने राजा के द्वारा भेजे गए सैनिकों को पेड़ काटने से रोकने के लिए अपनी पुत्री और अपने गांव के सभी जो भी उनके कुटुंब संबंधी थे उनके साथ में 363 जो खिजड़ी के पेड़ थे, क्योंकि राजस्थान में खिजड़ी एक ऐसा वृक्ष है जो वहां पे वायु भी देता है, जल संवर्धन भी करता है, और साथ साथ उसके ऊपर एक सांगरी की फली आती है। इस समय अगर आप सांगरी की फली जाके देखेंगे तो उसकी कीमत लगभग 1000 रुपए किलो से ऊपर होती है। वो बहुत ही औषधीय प्रवृत्ति से परिपूर्ण है। तो ऐसा जो वृक्ष है जो वहां पर इतनी सारी सुख सुविधाओं को लेके संवर्धित हो रहा है, वहां कल्चर डेवलप कर रहा है, तो उसको बचाने के लिए उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। और वो प्राण न्यौछावर क्यों किए, उसके लिए उन्होंने अपने गुरु श्री जम्बेश्वर भगवान जी की, जो हमारे गुरु हैं, जिन्होंने विष्णु धर्म को स्थापित किया, उनकी आज्ञा को सर्वोपरि मानते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो ये तो हमें इतिहास से एक सीख मिलती है। इसी तरह का एक आंदोलन हमारा उत्तराखंड में भी देखने को मिला। 1972 में सुंदरलाल बहुगुणा जी के नेतृत्व में गोपेश्वर से लेकर हरिद्वार तक लगभग जो है 2500 से 3000 पेड़ों को काटा जाना था। परंतु वहां की जो स्थानीय माताएं बहनें हैं, उन्होंने वहां उसको रोकते हुए अपने जो मूवमेंट चलाया, वहां पर उसको चिपको मूवमेंट का नाम दिया गया। और कहीं ना कहीं माता अमृता देवी व उस घटना से प्रेरित था जो पर्यावरण संवर्धन के लिए लगा हुआ था। तो इतिहास की जानकारी हो गई।
अब हम साथ साथ जो हम आज कर सकते हैं, हमारी पीढ़ी क्या कर सकती है, हम कैसे अपने पर्यावरण को सुदृढ़ और संपूर्ण बना सकते हैं। छोटी छोटी बातें हैं जो हम जैसे अपने बाजार में सामान लेने जाते हैं तो हम अपने जो है घर के निर्मित जो हमारे वेस्ट कपड़े बच जाते हैं तो हम या तो दर्जी से लेके जो टेलर होते हैं उनसे सिलवा सकते हैं, ये तो बाजार में भी बने बनाए थैले मिलते हैं जो हम मतलब मैक्सिमम टाइम यूज कर सकते हैं। प्लास्टिक को अवॉइड करना है क्योंकि प्लास्टिक एक ऐसा राक्षस का रूप है। जैसे रक्त बीज का नाम आता है कि माता रक्त बीज को क्या कर रही थी कि काट रही थी, संहार कर रही थी, परंतु क्या जैसे उसकी एक बूंद पृथ्वी पर गिर रही थी उससे पूरे राक्षस की उत्पत्ति हो रही थी। तो प्लास्टिक भी कहीं ना कहीं ऐसा ही है कि एक बार अगर पृथ्वी में आ गया तो वो हमेशा के लिए वो लाइव रहेगा। पृथ्वी पर वायरस जो है कहते हैं ना कि सूक्ष्म जीवी में आता है वायरस भी ऐसा रहता है कि वो आराम से पड़ा रहता है और जब उसके अनुकूल वातावरण से मिलता है तो वो पुनर्जीवित हो जाता है। मित्रों, अभी आपने देखा कि विवेक जी ने बहुत अच्छे बिंदुओं की तरफ हम सभी का ध्यान आकर्षित किए और उसमें चर्चा इस संविधान की भी। तो हमारी संस्था अभी संविधान दिवस आने वाला है, उस पर भी हम लोग एक पर्यावरण प्रश्नोत्तरी चलाते हैं विद्यालयों में। उसमें हमारे संविधान में भी जो उसके अनुच्छेद हैं, जो आर्टिकल हैं, उसमें भी इन्वायरमेंट को लेकर के बहुत सारे अनुच्छेद दिए गए, वो हमें पता होना चाहिए और वो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज के अंतर्गत भी आता है। हमारे जो मौलिक अधिकार की बात तो हम करते हैं, लेकिन हमारे कर्तव्य की जो बात विवेक ने दोहराया, तो हमारे कर्तव्य भी है कि हमें किस तरह उनको बचाना है, किस तरह उनकी रक्षा के लिए हम पॉइंट उठा सकते हैं। तो हम लोगों ने विद्यालयों में भी पिछले साल से कार्यक्रम शुरू किया है। अभी जैसे 150 वर्ष हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का हुआ, उसमें भी जो हमारी लाइन है सस्य श्यामला मलयज शीतलाम, ये सारी पंक्तियां कहीं ना कहीं बंकिम चंद्र चटर्जी ने जब लिखा तो एक भारत माता को उन्होंने एक प्रकृति के साथ एक माँ के रूप में प्रदर्शित किया कि देशवासी उससे जुड़े। और आप सबको पता है कि माता के प्रति एक व्यक्ति का आकर्षण कितना होता है। बोला गया है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो इस पे भी हमारा फाउंडेशन, अभी हम लोगों ने कल परसों भी संदेश दिया था और विद्यालयों में जाकर के बच्चों को राष्ट्रभक्ति के साथ साथ पर्यावरण के प्रति उनको जागृत कर रहे हैं कि अगर हम पर्यावरण को बचाएंगे तभी राष्ट्र बचेगा, तभी विश्व बचेगा। तो आइए इसी क्रम में हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ मातृशक्ति भी है, उसमें हमारे शिखा जी हैं जो हिमाचल, जिसको हम देवभूमि बोलते हैं, जहाँ पेड़ पानी पहाड़ या तो हमारे पूरे मतलब देश में ही होता है, हमारे संस्कार में है, लेकिन हिमाचल में तो बहुत ही उनकी महत्ता है। लेकिन आज कई बार मैं देखता हूँ कि विकास के दौर में हिमाचल में भी बहुत अंधाधुंध चीजें हो रही है और बार बार मैं बोलता हूँ कि विकास करना है तो आप प्रकृति के साथ करें। और मैं लाइन भी बोलता हूँ कि प्रकृति हमें दिया है सब कुछ, तो हम भी तो कुछ देना सीखें और प्रकृति के लिए जीना सीखें, प्रकृति के साथ जीना सीखें। तो आइए शिखा जी के विचार को जानते हैं। एक देवभूमि के निवासी होने के साथ वो लोगों से क्या अपेक्षा रखती है? हाँ जी, नमस्कार, मैं हूँ शिखा सानी फ्रॉम हिमाचल शिमला। मैं हमारे हिमाचल में बहुत से पेड़ पौधे हैं, पर आजकल विकास के नाम पे वहाँ पे बहुत पेड़ पौधों को काटा जा रहा है, जिसका ये नुकसान हो रहा है कि जगह जगह पेड़ पौधों कटने से बाढ़ें आ रही हैं, फ्लड आ रहे हैं। अभी पिछले ही 3 मंथ पहले की बात है कि अभी जो कुल्लू एंड मनाली में बहुत पेड़ पौधे कटने की वजह से पूरे के पूरे गांव बह रहे हैं, इससे लोगों की लाइफ ही बहुत खतरे में है। ऐसा ही हमारा शिमला में विकास के नाम पे जो काम हो रहा है वो पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े घर बिल्डिंगें गिर रही है। तो मैं यही सबसे अपील करती हूँ कि पेड़ पौधों की रक्षा करें, जिससे हमारी सेफ लाइफ और सेफ अर्थ और सेफ ऑक्सीजन हमें मिलेगी। धन्यवाद। देखिए शिखा जी ने कितनी अच्छी बात कही है और चूंकि हिमाचल से हैं उनको पता है कि हम पेड़ों का क्या महत्व है। तो बार बार मैं जाता हूँ बच्चों के पास या लोगों के बीच भी यही बोलता हूँ कि जीवन के आधार वृक्ष हैं, धरती के श्रृंगार वृक्ष हैं, प्राण वायु दे रहे सभी को ऐसे परम आधार वृक्ष हैं। कहा भी गया है कि आओ पेड़ों को मत करो कम, नहीं तो सांस लेने में होगा कष्ट। तो इसी के साथ हमारे साथ एक छोटा नन्हा मुन्ना प्यारा बच्चा भी आ रहा हो जो अभी केजी में जा रहा है। मैं पूछूंगा आ रहा हूँ, आप क्या करना चाहते हो ट्रीज को लेकर के या पेड़ों को लेकर के? सेव वाटर सेव ट्री। सेव वाटर सेव ट्री। वेरी गुड। इन्होंने देखो हमसे हम लोगों से एक लाइन और आगे बढ़ गए। ट्रीज है तो वाटर है, हमें पता ही नहीं चलता है कि पानी कहाँ से आता है, पेड़ों से आता है कि पानी से पेड़ है। इन्होंने बहुत अच्छी लाइन बोली है, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और आप इस मैसेज को अपने स्कूल में पहुंचाओगे?
उसमें जो दिया गया है पीछे वो बताओगे ना ले जाके, आपको अपने मैडम को देना है कि मैडम इसके बारे में हमें बताइए। देन योर मैडम विल टेल यू, ठीक है, मैडम आपको बताएंगे कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री। ठीक है, इसी के साथ हम अगला बात करेंगे। हमारे साथ कुछ युवा शक्ति हैं और देख रहे हैं आज देश में स्टार्टअप का चल रहा है, इनोवेशन का जमाना चल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत फोकस है कि भारत को विकसित देशों की श्रेणी में लेके आए। हालांकि अच्छा ग्रोथ हो रहा है हमारे इकोनॉमी का, हम सभी के लिए अच्छी बात है। तो हमारे साथ प्रकाश है जिन्होंने अपना बीटेक कंप्लीट करने के बाद जॉब भी कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने अपने को एक अच्छी कंपनी के तरफ खुद का, जो कि वो भी कहीं न कहीं इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, सोलर पे काम कर रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं प्रकाश जी से कि आगे एक क्या सोलर के प्रति लोगों को सुझाव देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हिचकते हैं कि मैं सोलर कैसे लगाऊं। मैं चंडीगढ़ में रहता हूं, चंडीगढ़ में क्रेस्ट नाम की एक संस्था है जो बहुत लोगों को प्रेरित करती है कि आप सोलर लगा लें। बड़े बड़े बिल्डिंगों पे, डिपार्टमेंटों पे तो लग गया है, लेकिन जब तक जन भागीदारी, पार्टिसिपेशन 100% नहीं हो रहा है, तो उसके लिए अपने अनुभव और महत्वपूर्ण बिंदु मैं चाहूंगा, प्रकाश जी उस फील्ड में काम कर रहे हैं तो जरूर अपना महत्वपूर्ण विचार कुछ मिनट में साझा करें। प्रणाम, मैं श्री विद्युत इकोटेक इंडिया कंपनी की फाउंडेशन मेंबर हूँ। मैंने ये कंपनी 4 साल पहले स्टार्ट करी थी अंडर स्टार्टअप स्कीम। इसे 4 साल हो चुके हैं और मैंने अपनी बीटेक जो है वो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में करी थी। मैं बिहार से हूँ, तो एक छठ पूजा होती है जिसका हम लोग बहुत महत्व मानते हैं, जिसमें हम सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। एंड देयर इज अ सेइंग दैट सन इज द क्रिएटर एंड सन इज द डिस्ट्रॉयर। सो सन से बड़ा कोई एनर्जी सोर्स नहीं है पूरे वर्ल्ड में, इसलिए और ये एक ऐसा एनर्जी सोर्स है जो आपको फ्रीली अवेलेबल है। गवर्नमेंट ये रिकॉग्नाइज करती है, वर्ल्ड लेवल पे भी इसको रिकॉग्नाइजेशन मिला है। एंड गवर्नमेंट कहीं ना कहीं आपके लिए सोलर के बहुत सारे प्रोजेक्ट लेकर आती है। ऑन अ मास लेवल गीगा वॉट्स के आपके प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं, चाहे वो राजस्थान में अदानी का हो या फिर तमिलनाडु में हो। बट इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने बहुत सारे हाउस होल्ड स्कीम्स भी निकाले हैं, जिसके अंदर में आपके घर घर सूरज योजना है, आपको सोलर लगाने के लिए बोला जाता है, जिसमें आपको सब्सिडी भी दी जाती है। अब सोलर का जब आप स्टार्टिंग में देखते थे तो इसका कॉस्ट बहुत ज्यादा होता था, लोग इसलिए कहीं ना कहीं सोलर लगाने से पीछे हटते थे। बट आज के टाइम में आपको पर किलोवाट आपको 30,000 रुपए तक माफी मिल जाती है। पूरा सोलर 1 किलोवाट लगाने में आपका 70,000 लगता है, जो आपका कुल लेकर चलिए तो 30 से 40,000 रुपए पर किलोवाट आपका आया है। 5 किलोवाट एक घर के लिए बहुत ज्यादा होता है सोलर में, जिससे अगर आपका बिजली का बिल हर महीने 5-6 हजार में आ रहा है तो वो सीधे 500 रुपए तक आ जाता है, तो आप आराम से उसको रिकवर कर सकते हैं। एंड सोलर का कहीं ना कहीं मैं ये कहता हूं कि ये आपके लिए नहीं है, आप लगाते हो और आप पूरा अपना जनरेशन पूरा बिता देते हो, आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी अपना हाफ जनरेशन बिता देती है। एक सोलर पैनल की लाइफ आपकी 25 ईयर्स होती है, तो ये बहुत होता है किसी भी एक बंदे के लिए। अब सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से सारे काम करने से नहीं होएगा, हमें खुद से भी कुछ इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। अपने घरों पे सोलर लगाइए, बिजली का आपका भी जो बिजली का बिल होएगा उसकी कीमत कम होगी। कहीं ना कहीं इससे ग्रिड के ऊपर आपकी जो लोड डिपेंडेंसी है वो कम होगी। जैसे सर ने बताया था कि 8 बजे से के बाद आप कपड़े धोइए क्योंकि सोलर अवेलेबल रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सोलर को दिन के टाइम में ही यूज कर सकते हैं, इसके साथ बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई। लिथियम आयन बैटरी होती है जो आप स्टोर कर लीजिए, आपका रात भर भी पूरा सोलर पे चलेगा। और लोगों को ये रहता है कि मैं गर्मी में कैसे रहूं, मेरे को तो एसी चलानी है, वो सोलर पे नहीं चलेगा। ऐसा कुछ नहीं है, आपका एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन चाहे कितने भी बड़े लोड हो सब सोलर पे चलते हैं। इसके लिए और सबसे बड़ी बात आती है कि जैसे छोटे छोटे जो आपके कारखाने हैं वहां पर मैंने देखा है यूजली डीजल जनरेटर रखते हैं 1 किलोवाट 2 किलोवाट। अब छत पे सोलर लगाइए, एक एनर्जी स्टोरेज सिस्टम लगा दीजिए, उसके साथ में आपका सारा सिस्टम उस पर चल जाता है। तो आपको डीजल जनरेटर की, इसके साथ साथ पेट्रोल का कॉस्ट आपका बचा, पोल्यूशन से आप बचे। कहीं ना कहीं एक गवर्नमेंट में स्कीम है जिसके अंदर में आपको अपना जो कार्बन फुटप्रिंट होता है उसको कम करना पड़ता है, तो इसमें आपको उससे हेल्प मिलेगी। सेकेंड थिंग, जब आप एक सोलर लगाते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ एक फिक्स टाइम के लिए नहीं लगाते हैं। जैसे अगर आपको 25 साल मिला है तो 25 साल में सारे सोलर पैनल खराब नहीं हो जाते हैं। उसके बाद जो आपकी दोबारा रीइंस्टॉलेशन कॉस्ट होती है मुश्किल से 20 से 30% होती है, क्योंकि अगर आपने 10 सोलर पैनल लगाए उसमें से 2 या 3 खराब होते हैं पूरे टाइम में। तो ये आपका एक लॉन्ग टाइम सोल्यूशन होता है। तो मैं बस यही कहूंगा कि जितना ज्यादा हो सके सोलर पे फोकस कीजिए। आप सबके पास यूजली इंडिविजुअल हाउस होल्ड होते हैं, तो आप अपने छत पे लगाइए।
आप लोग हर कोई अपने छत पे एक छोटा सा स्टोर रूम बनाते हैं तो उसकी रूफ को ही सोलर पैनल से बना दीजिए, या अगर आप अपार्टमेंट्स में रहते हैं तो एक स्कीम होती है जिसके अंदर में हम लोग किसी बड़े खुले एरिया में जाके सोलर पैनल लगाते हैं एंड वहां पर आपसे उतना पैसा ले लिया जाता है, आपका वहां पर लगा दिया जाता है और उसके बाद आपको वो जो भी वहां से प्रोड्यूस होता है वो आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी बिल में यहाँ पर कम करा सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा तरीका है जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट भी कम है और आपको बेनिफिट लॉन्ग टाइम तक मिलेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए प्रकाश जी ने कितनी अच्छी बातें बताई। हम आजकल हर कोई एनर्जी को लेकर चिंतित हैं और रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर एनर्जी तो बहुत ही बड़ा सोर्स है और इस पे काम कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि ऐसे ही आगे अच्छा काम करें और लोगों को भी प्रेरित करें और इसमें बहुत बड़ा लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल सकता है और हम अपने एनवायरनमेंट को भी बचा सकते हैं। इसी के साथ एक और नन्हा सा प्यारा बच्चा हमारे साथ है, प्रियांश। प्रियांश, आप क्या कहना चाहोगे? इधर सामने देख के आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? My name is Priyansh. You don't need to save water. सेव ट्री सेव लाइफ, सेव वाटर सेव लाइफ, यही बोलना चाहते हो ना? जोर से आप बोलो। हाँ, वेरी गुड। चलिए, तो प्रियांश बोल रहे हैं सेव वाटर सेव लाइफ। तो देखिए आज के इस पर्यावरण पंचायत में बहुत अच्छी चर्चा रही। हर तरह के लोग, एक छोटे बच्चे से लेके और एबव 50 वाले लोग भी जुड़े और सबने अपनी अपनी बातें रखी। तो इसी तरह पर्यावरण पंचायत फिर हम आगे कहीं और से करेंगे और महापंचायत का आयोजन चंडीगढ़ में होगा जिसमें सभी को शामिल किया जाएगा। और इसके हमारे कार्यक्रमों का मुख्य बिंदु ये होता है कि जब बड़े आयोजन के बाद जो उसके पॉइंट्स निकलते हैं, कहीं न कहीं हम सरकार को भी प्रेरित करते हैं और सरकार को भी आग्रह करते हैं कि भाई इसमें काम करें। बाकी हमें तो व्यक्तिगत स्तर पर करना ही है। इसी के साथ जय मधुसूदन जय श्री कृष्ण फाउंडेशन की ओर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो देखें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव भी लिखें। और कहीं आपको पेड़ की देखरेख में या पर्यावरण संबंधित कोई भी समस्या आती है, आप मेरे नंबर पे 9357148202 पे कभी भी कॉल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। हमारे फाउंडेशन की जो भी सहयोग और सहायता है निःशुल्क है, हम किसी तरह का चार्ज नहीं लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।